नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 3CD का क्लॉज 44। इसका फॉर्मेट इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर इस क्लॉज का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा, कि जब हम इस क्लॉज में इंफॉर्मेशन डालेंगे तो एक्स्ट्रा चेक क्या लगा सकते हैं जो ऑडिटी से हमें डेटा आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस क्लोज में कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरनी है, तो ऑडिटी से जो डेटा आया है उसके अंदर हम ये चेक लगा सकते हैं कि जितने भी जीएसटीएन ऑडिटी ने हमें ये बताया है कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो जीएसटीएन जीएसटीआर 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का जो डीलर है वो टैक्स चार्ज नहीं करता है। इसी प्रकार से दूसरा चेक, जैसे कि अगर एक पेन से रिलेटेड जीएसटीएन कंपोजिशन डीलर में आता है, उसी पेन का अदर जीएसटीएन भी कंपोजिशन डीलर में ही आएंगे। अब ये हो सकता है कि मिड ऑफ द ईयर तक वो नॉर्मल डीलर रहा हो, उसके बाद में कंपोजिट डीलर रहा हो, तो अकॉर्डिंगली हमको अपनी इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि जिस एसएससी के ऊपर ऑडिटी के ऊपर ये फॉर्म 3CD एप्लीकेबल हो रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं है, तो भी ये क्लोज एप्लीकेबल होगा। फिर इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ इंफॉर्मेशन का एक्स्ट्रा चेक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस से हम क्लोज 44 के फॉर्मेट में चलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देना है, और उस इंफॉर्मेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करनी है। एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट टू एंटिटी रजिस्टर अंडर जीएसटी, जो जीएसटी में रजिस्टर एंटिटी है, और जो जीएसटी में रजिस्टर एंटिटी नहीं है। जीएसटी में रजिस्टर एंटिटी को तीन पार्ट में फिर से सब क्लासिफाई किया गया है। जो एग्जम्प्ट कैटेगरी की इनवर्ट सप्लाई है उसकी इंफॉर्मेशन, कंपोजिशन स्कीम डीलर से अगर कोई इनवर्ट सप्लाई है उसकी इंफॉर्मेशन, अदर देन एग्जम्प्ट और कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर मुझे इस टोटल एक्सपेंडिचर को ड्राइव करना है तो आई थिंक मुझे पहले एंटिटी रजिस्टर अंडर जीएसटी और एंटिटी नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी की इंफॉर्मेशन को ड्राइव करना होगा, क्योंकि ये 100 रुपीज कभी भी इन दोनों के टोटल से जो है या तो कम या ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल पेमेंट जो है वो हमेशा जितनी भी एंटिटी रजिस्टर अंडर जीएसटी की 3, 4, 5 में इंफॉर्मेशन दी है उतना ही होगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा। फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या एक्सपेंडिचर इंक्लूड करने हैं और क्या नहीं, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला, अगर हमें अमाउंट कंसिडर नहीं करना है टोटल एक्सपेंडिचर में, तो वो कौन से होंगे? वो होंगे सैलरी, डेप्रिसिएशन, रिबेट अलाउंसेस, प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, फीस पेड टू एमसीए, ओपनिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर ईएसआई, पीएफ, सैलरी, इंटरेस्ट पेड टू इंडिविजुअल नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी। फ्रेंड्स, एक बार वापस से मैं आपको फॉर्मेट पर लेके जाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है, एंटिटी रजिस्टर अंडर जीएसटी, एंटिटी नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी। अभी हमने सैलरी, डेप्रिसिएशन, अलाउंस, फीस पेड टू एमसीए, ओपनिंग स्टॉक, प्रोविजन ऑफ ईएसआई, सैलरी पेबल जितनी भी डिस्कस किया, इसका एंटिटी, ये एक्सपेंसेस जो है वो किसी एंटिटी के रिलेशन में नहीं है। ये या तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशन में है, या जैसे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन देखे तो हम क्लॉज 44 को पैन लेवल पे बनाते हैं, जीएसटीएन लेवल पर नहीं। तो अगर एक पैन के 10 जीएसटीएन और वापस में सप्लाई करते हैं तो उसको जीएसटी एक्ट में जीएसटी देना है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर कंसिडर करते टाइम वो ट्रांजेक्शन एलिमिनेट करने होंगे। फिर ये तो बात हुई कि ये एक्सपेंसेस हमको इंक्लूड नहीं करने हैं। बट जैसे कि अगर आप डायरेक्टर को कोई सैलरी देते हो और वो जीएसटी में रजिस्टर है, तो वो एक्सपेंस आपको टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर की कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, उससे रिलेटेड डेबिट नोट क्रेडिट नोट देते हो, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देना है। इसी प्रकार से अगर आप कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, उसको आपने कंजम्पशन के लिए अभी तक उसको इशू नहीं किया है और स्टॉक में है, तो भी आपको इंफॉर्मेशन देना है। इस क्लोज में आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ट्रांजेक्शन होता है कैटरिंग सर्विस से रिलेटेड, उसमें आप 2,05,000 रुपए का एक्सपेंस इनकर करते हो, जिसमें 2 लाख रुपए आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस है, 5,000 रुपए जीएसटी है। आप इस पे जीएसटी का क्लेम नहीं करना चाहते, आप इसको अपने बुक्स में बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस में 2,05,000 दिखाते हो। इस केस में क्लॉज 44 में जो वैल्यू आएगी
वो 2,05,000 आएगी, क्योंकि आपने बुक्स में जो है 2,05,000 रुपए एज एक्सपेंस दिखाया है। अब इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ईयर एंड पे हमारे एक्सपेंस होते हैं, ऑडिट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, जिसका हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस जिनका हम, जो कि हमारे बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड या एंटिटी से रिलेटेड है, उसका अगर हम प्रोविजन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्लोज 44 का पार्ट बनेगा। ये तो टोटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्सपेंडिचर इंकर कर रही है कंपनी कैश में, सपोज कीजिए 20,000 रुपए, 50,000 रुपए कैश में इंकर कर रही है, तो हमें ये नहीं देखना है कि एक्सपेंस डिसअलाउड है इनकम टैक्स एक्ट में, हमें ये देखना है कि एक्सपेंडिचर है या नहीं है, कंपनी ने इंकर किया है या नहीं किया, और वो एंटिटी से रिलेटेड है कि नहीं है, बस। तो वो सारे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर पार्ट बनेंगे। इसी प्रकार से आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो बैंक कॉर्पोरेट को, जो कि जीएसटी में रजिस्टर है, तो वो इंटरेस्ट आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जब हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं एंटिटी रजिस्टर अंडर जीएसटी, जो कि कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड होती है, तो उसमें हम क्या फर्दर चेक कर सकते हैं। जैसे एसएससी ने हमको दे दिया, ऑडिटी ने हमको दे दिया कि 50 जीएसटीएन है मेरे कंपोजिशन स्कीम से, एक चेक तो हम कर सकते हैं कि वो जीएसटीएन और वो पैन हमारे जीएसटीआर 2A 2B में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमसे टैक्स चार्ज नहीं करता है, तो जीएसटीआर 2A 2B में आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो आ रहा है, तो हम वापस से ऑडिटी को बोल सकते हैं कि प्लीज इस जीएसटीएन को, इस पैन को आप चेक कीजिए। जैसे दूसरा मैंने बताया कि अगर एक पैन से रिलेटेड जीएसटीएन कंपोजिशन स्कीम में है, तो सारे जीएसटीएन उस पैन के कंपोजिशन स्कीम में ही होने चाहिए। कंपोजिशन स्कीम जैसे कि हमको पता है बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करता है, और उसको टैक्स कलेक्शन का परमिशन नहीं है। और एक और चीज आप जो देख सकते हैं सैंपल चेक में, कि जो इनवॉइसेज है उसके ऊपर वो लिखेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। इसी प्रकार से अगर आपको इंफॉर्मेशन देनी है एंटिटी रजिस्टर अंडर जीएसटी रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर एंटिटीज, मतलब कि अदर देन कंपोजिशन स्कीम और एग्जाम सप्लाई से, तो उसमें आपको जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि वो एंटिटी जीएसटी में ही रजिस्टर होनी चाहिए जिससे हम परचेज कर रहे हैं। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि उस पर जीएसटी इनवॉइसेस लग के ही नहीं आएगा, जीएसटी टैक्स लग के ही नहीं आएगा। तो सेकंड जो चेक है, वो ध्यान रखना है कि उसमें जीएसटी का अमाउंट होना चाहिए। तो जितने भी एसएससी ने आपको जीएसटी नंबर दिए हैं, मैं तो एक बार बोलूंगा कि वी लुकअप से उसको देखिए कि जीएसटी 2A 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, और उसमें टैक्स लग के आ रहा है नहीं आ रहा। एक सिंपल वी लुकअप लगा के हम ये कर सकते हैं। फिर ध्यान रखिए कि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट करना है, और ये इन्फॉर्मेशन पैन लेवल पर देनी है, जीएसटी लेवल पर बिल्कुल नहीं देनी है। जो भी परचेजेस आप कंसीडर कर रहे हैं, वो नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर एंटिटी रजिस्टर अंडर जीएसटी में हमें एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, तो ध्यान रखना है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, जिसमें अभी टैक्स नहीं लगता है, वो भी आपको इंक्लूड करना है। इनवॉइस में कोई जीएसटी अमाउंट नहीं होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि आप जैसे रिटेल स्टोर पे जाते हो, तो वहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस, टैक्सेबल इनवॉइस आपको एक साथ ही मिलती है, तो वो बाइफिकेशन आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप एंटिटी रजिस्टर अंडर जीएसटी में टोटल पेमेंट का इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो ध्यान रखिए वो आपकी इंफॉर्मेशन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, कंपोजिशन स्कीम और रजिस्टर एंटिटी में जो आपने अमाउंट दिखाया है उसका ही सम होना चाहिए। अगर आपने कोई एडवांस पेमेंट किया है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आएगी फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अगर आप एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एंटिटी नॉट अंडर रजिस्टर है, तो उसमें आप देखिए कि जो अदर देन जीएसटी में रजिस्टर है, जीएसटी में नहीं है, अदर देन जीएसटी में रजिस्टर है, वो यहाँ पर आएगा। एक्सपेंडिचर जो है वो रिलेशन टू जीएसटी होना चाहिए, मतलब जीएसटी के अंदर वो ट्रांजेक्शन सप्लाई होना चाहिए, दो उस पर कोई जीएसटी नहीं चार्ज होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा जो है, जैसे अभी हमने प्रोविजन ऑडिट और बिल ऑफ प्रोविजन टेलीफोन वगैरह का बिल देखा, उसमें हमको जीएसटी का पता नहीं होता, तो वो सारे एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर आएंगे। कॉमन पॉइंट ये है कि जो एक्सपेंडिचर वो हेडवाइज देना है। जितनी भी 3CD मार्च 2022 के बाद फाइल कर रहे हो, उस पर एप्लीकेबल होगी। अगर ऑडिटी जीएसटी में रजिस्टर है या नहीं है, लेकिन 3CD एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फ्रेंड्स, ये कुछ एफएक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए। आप मुझे जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।